फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ हब्स पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस जो चैप्टर है अपना अध्याय 9 उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अपन को पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो सब प्रकाश का वेग है वो कहाँ होगा सर्वाधिक, निर्वात में, है ना। तो जो ध्वनि का वेग है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ध्वनि का जो वेग है वो किसी माध्यम में होता है, यानी प्रकाश के वेग को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि के वेग को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी माध्यम की आवश्यकता इसको नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। शानदार क्वेश्चन है। पार्श्व परावर्तन की घटना किससे संबंधित है? पार्श्व परावर्तन की घटना संबंधित है आपके समतल दर्पण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना, लेंस की समता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की समता का मात्रक, पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपने कि लेंस की समता है क्या। तो लेंस की समता क्या है? लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित करना व अभिसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है अपना डायप्टर। एक चीज़ वो बता दूं मैं आपको कि जो डायप्टर है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके जो डायप्टर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा प्लस में ही आती है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होगा? जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी का मान इन्फिनिट यानी कि अनंत होगा, है ना। इसका मान जो होगा वो क्या होगा, आपका अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण कैसा होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपको दे रखा है क्या, कि आभासी होगा और सीधा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा आभासी के साथ क्या आता है, सीधा ही आता है। और जो वास्तविक के साथ क्या आता है, आपका उल्टा। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना अपने पास, वो एक तो दे रखा है वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन वास्तविक उल्टा तो अवतल दर्पण से रिलेटेड है, तो ये तो यहाँ पे होने से रहा वास्तविक एवं सीधा। ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि वास्तविक के साथ हमेशा सीधा आता ही नहीं, वास्तविक के साथ क्या आता है, उल्टा आता है। तो अब देखो आभासी एवं सीधा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका जो आंसर आपको पता है क्या, कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हमको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, पर पेंदा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्य जो अस्त होने के पश्चात और सूर्य उदय से पहले कुछ समय तक लाल दिखाई देता है, वो सभी की सभी घटना किस पर आधारित है, वो अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि दोष सिंपल से है कि दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, उस दोष को क्या कहते हैं अपन, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि निम्न में से कौन से दर्पण का वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? कौन सा दिखेगा बेटा, ध्यान है अपन को क्या, कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे दृष्टि क्षेत्र एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि डायप्टर का जो वैल्यू है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया कि एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी यानी कि डी, अपन को फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो डी बराबर क्या होता है, F/2, है ना। तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी अपन को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कि 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। 0.5 इसकी वैल्यू होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है,
देखो क्वेश्चन में जो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वही अपने पास इन्फॉर्मेशन है, एकदम सही है। अब क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। एक कह रखा है कि यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण होगा। अब दर्पण कौन सा होगा, अपन को यहाँ से पता लगाना है कि +60 फोकस दूरी दे रखी है। +60 फोकस दूरी दे रखी है तो काटते चिन्ह परिपाटी पे अपन फोकस करें थोड़ा सा, तो इधर वाली दूरी किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। इधर वाली दूरी किस में आती है, नेगेटिव में आती है। ऊपर वाली ऊंचाई जो आती है वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। इधर वाली नीचे वाली जो ऊंचाई है वो किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो यहाँ पे दे रखा है फोकस दूरी +60 है, तो फोकस दूरी +60 है तो प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और इस तरफ होगा तो इधर वाली दूरी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरफ जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो किस में देखने को मिलता है, अपन को उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। तो वो दर्पण कौन सा होगा, अपना उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। प्रकाश का द्वैत सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है, किसने किया था, डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है, पता है अपन को कि 3 × 10⁸ ये क्या है, उसके प्रकाश का वेग है, किसमें, निर्वात में। निर्वात का मतलब अपन को पता है क्या, कि यहाँ पे किसी भी इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना माध्यम का क्या होता है, निर्वात होता है। आपतन कोण और बराबर होते हैं। देखो आपतन कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, कोण आई के साथ। कोण आई इक्वल टू होता है कोण आर, यानी फिर कोण आई का मान क्या है, आपतन कोण है, और कोण आर का, कोण आर रिप्रेजेंट करता है परावर्तन कोण को। तो कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। तो किसके बराबर बताया रखा है, परावर्तन कोण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है, या तो वह विलंब की ओर वो क्या हो जाती है, झुक जाती है, या विलंब से दूर हट जाती है। तो इस दौरान जो उसका वेग है वो वेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वेग में जो परिवर्तन आएगा वो सिर्फ एक ही घटना पे आएगा, और वो घटना कौन सी होगी, अपवर्तन की। परावर्तन की घटना में कभी भी वेग में परिवर्तन नहीं आता। जितनी इंटेंसिटी से वो किरण आती है उतनी ही वेग से वो किरण क्या होती है, रिफ्लेक्टिव होती है। तो यहाँ पे जो प्रकाश के वेग में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो सिर्फ अपवर्तन की घटना में ही देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना वेग। नेक्स्ट अपन देखते हैं। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में दर्पण का उपयोग होता है। तो मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो अपन को पता है कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 अपना। प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई स्वयं की लंबाई से कितनी होनी चाहिए, तो लगभग आधी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में आ रखा है, क्वेश्चन में कि सीधा, क्या दे रखा है, सीधा दे रखा है। और अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सीधा होगा वहाँ पे क्या आएगा, आभासी आएगा। तो यहाँ पे सीधा तो दे रखा है, इसके साथ क्या नहीं दे रखा, आभासी नहीं दे रखा। तो रिक्त स्थान में क्या आने के चांसेस, अपने आभासी आने के चांसेस है। देखते हैं अपन, ये लो अपना राइट आंसर क्या है, आभासी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अपन को पता है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा वहाँ पे, 90 डिग्री। ये लो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है अपने क्या, किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है अगला। तो देखो सीधा, सीधे की अपन बात करें, इस सीधे पर चर्चा करें कि सीधे से क्या रिलेटेड है। तो सीधा का मतलब होना चाहिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, आभासी आएगा। चलो ये तो बात समझ में आई कि सीधा है तो आभासी होगा, और आभासी है तो एक ही दर्पण पूछा जाता है, कौन सा, वो दर्पण होता है अपना उत्तल। लेकिन यहाँ पे उत्तल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब और पूछा है। आवर्धित प्रतिबिंब पूछा है तो उत्तल दर्पण में जो अपन दो ही कंडीशन पढ़ते हैं,
समझना है इसको। उत्तल दर्पण में तो कितनी अपन दो ही कंडीशन बनते हैं और दोनों कंडीशन के अंदर आभासी सीधा तो आता है, पहले की जो क्राइटेरिया वो तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आवर्धित नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे जो आता है वो आता है कि बिंदुवत आकार का या बिंब से छोटा आता है, तो यहाँ पे आवर्धित नहीं हो सकता। लेकिन अपन को पता है कि जो अवतल दर्पण की जो छठवीं कंडीशन आती है उसमें भी कैसा बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आभासी से सीधा तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे अपन देखते हैं कि जो प्रतिबिंब का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, आवर्धित होता है। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण की जो छठवीं कंडीशन है उसके लिए ये बोल रहा है, तो छठवीं कंडीशन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो दर्पण है वो दर्पण कौन सा होगा, अपना अवतल दर्पण होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपन 20 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सदैव फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा 2f। यदि आपको f की वैल्यू याद करनी है तो f की वैल्यू कैसे याद करोगे, f की वैल्यू अपन याद करेंगे, f की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, है ना। तो लेकिन कह रखा है क्या, वक्रता त्रिज्या सदैव फोकस दूरी से क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अपन देखते हैं। स्नेल का नियम, पहले तो ये बात बताओ स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम संबंधित है अपने अपवर्तन से, है ना। अपवर्तन के दो ही रूल थे, पहला रूल तो क्या था, कौन आई इक्वल टू होता है कौन आर के, यानी कि आपतन कौन, सॉरी ये तो परावर्तन का था, है ना। वहाँ पे जो पहला रूल था वो रूल क्या था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम था स्नेल का। स्नेल का नियम क्या था कि कौन अपवर्तन में आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, नियतांक होता है। तो कौन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू किसके होगा, नियतांक के होगा। इस नियम को क्या कहते हैं अपन, स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र तो अपन जानते क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यहाँ पे u तो क्या है, u दे रखी है बिंब की दूरी। देखो जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। ये ध्यान रखना, जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो दूरियां किससे होगी, ध्रुव से होगी। तो यहाँ पे u किसको रिप्रेजेंट करता है, u रिप्रेजेंट करता है बिंब को, यानी बिंब की डिस्टेंस। v किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिबिंब की डिस्टेंस। और f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकस दूरी को। यानी कि u तो क्या है आपकी बिंब की दूरी है, v क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या आपकी फोकस दूरी है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दर्पण सूत्र। अब ये चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि u का मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, चाहे से आपका लेंस हो चाहे से आपका दर्पण हो, चाहे से उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, हमेशा u का मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जो नेगेटिव में अपन इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं कि लेंस सूत्र लिखो। तो लेंस सूत्र में वहाँ पे u प्लस में था, यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। ये अपना लेंस सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। परावर्तक टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 25, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसके बाहरी भाग पर क्या की जाती है, परावर्तक पृष्ठ की तरफ उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसके बाहरी भाग पर बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी के भी बेसिस पे ये हो सकता है, ऑक्सीजन के बेसिस पे हो सकता है, पॉजिटिव तत्व के बेसिस पे हो सकता है, नेगेटिव तत्व के बेसिस पे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो सकता है। तो लेकिन उनमें जो
अभिकारक है उनमें एक अभिकारक में तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए और एक में क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। तो इसको अपन इजी वे में इतना भी कह सकते हैं कि ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ चलती हो, तो ऐसे विक्रिया को क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम लिखिए। तो इसका जो रंगों का जो क्रम है वो क्या होता है अपना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पे ट्रिक दे रखी है अपने क्या, बेजानी, हैप्पी, नाला। यदि बेजानी, हैप्पी, नाला अपन को याद नहीं रहे तो दूसरे भी अपन लिख सकते हैं विबिग्योर, VIBGYOR। विबिग्योर वर्ड भी अपन याद रख सकते हैं। और वैसे दे रखा है अपने क्या, बेजानी, हैप्पी, नाला। बे से याद आएगा आपको बैंगनी, जा से जामुनी, न से नीला, है से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ला से लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको लेंस की शक्ति के बारे में बताया था कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित व अभिसारित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, लेंस की क्षमता कहलाएगी। वहीं पर अपन ने मात्रक भी इसका डिस्कशन किया था। मात्रक क्या था इसका, डी था। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि डी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, आपके पास पॉजिटिव में ही आएगी, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला दे रखा है क्या, कि P = क्या होगा, 1/f। और एक दूसरी आधार बात, यहाँ पे जो f की वैल्यू है, ये वैल्यू ये भी हमेशा किस में आती है, मीटर में ही आएगी। ये क्वेश्चन में मीटर में ही डी भी आएगी। आपके मात्रक दे रखा है क्या, डायोप्टर, इसका मात्रक है ही अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं, वन विक्षेपण क्या होता है। देखो वन विक्षेपण कुछ नहीं होता, ये आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से प्रकाश की किरण गुजरी और गुजरने के पश्चात कितने रंगों में विभाजित हो गई, 7 रंगों में विभाजित हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, वन विक्षेपण कहते हैं। सिंपल वे में अपन समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण को किसी कांच के प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश की किरण 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के रंगों का 7 रंगों में बंटना ही क्या कहलाता है, आपका वन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, वन विक्षेपण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी जैसे है ना, एक आपका जैसे इंद्रधनुष का जो निर्माण होना है वो भी किस पे होना है, वन विक्षेपण की घटना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सर्वाधिक व न्यूनतम अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश का होता है। तो सर्वाधिक तो अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का और न्यूनतम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। यही कारण है कि जो खतरे के निशान होते हैं वो किससे कलर किए जाते हैं, लाल रंग से कलर किए जाते हैं। क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, न्यूनतम में होता है। इसको दूर से क्या किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक यदि किसी रंग को देखना हो तो वो रंग कौन सा, आपका लाल रंग होगा। ठीक है, तो ये थे अपने इस चैप्टर के टॉप 13 क्वेश्चन जिनको अपन ने डिस्कशन किया था। कि आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और आप इन क्वेश्चन को यदि समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो ईजी वे में, आसानी से, ताकि अपन को क्वेश्चन की PDF के साथ साथ आंसर भी रहे और अपने पढ़ने में सहूलियत रहे।